अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेमन सीरीज पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम मेमन कम्युनिटी में से उन सुपरस्टार्स को निकाल के लेके आएं जो कि अपनी स्टोरी से आपको इंस्पायर कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर इकबाल अडवाणी साहब, जो चेयरपर्सन हैं मेमन लीडरशिप फोरम यूएई चैप्टर के और सीईओ एंड चेयरपर्सन हैं सेविंग होम्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, इतने इसरार के बाद आप आए हैं हमारे पास। फिर भी आपने मुझे इनवाइट किया, आपका थैंक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी, जो स्टडीज़ हुई, स्टडीज़ के बाद आपने सोचा कि यार मुझे अब बिजनेस करना है, तो पहली तो ये सोच कैसे आई कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी? देखिए, एक्चुअली बिजनेस की सोच इस तरह बन गई कि मैं एक्चुअल पाकिस्तान कराची खारादर की बॉर्न हूँ। तब जिस इलाके में मैं पैदा हुआ था तो आसपास यानी काफ़ी कमर्शियल एरिया है, आप यानी वहाँ से हमारी क्लॉथ मार्केट काफ़ी करीब, स्टॉक एक्सचेंज, मैरी रोड, और यानी सब हमारे इर्द गिर्द सब कारोबारी मराकज़ ही थे यानी। और जब भी जो जैसे आप छोटे होते हैं तो अपने बड़े भाई या लोगों को देखते हैं जो आपके साथ होते हैं, तो सब कहीं न कहीं बिज़नेस की डिस्कशन ही होती रहती थी और कुछ ज़्यादा था नहीं। क्योंकि माहौल ही ऐसा था और मेरा ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से है। तो बेसिक शुरू से यही सोच बनी थी कि बिज़नेस करना है। जॉब का ख़्याल आया ही नहीं और वो छोटी उम्र में थोड़ा बहुत काम किया, कामयाब होते गए तो आगे आ गए। बिज़नेस में आने की वजह तो यही बनी। ठीक है। अडवाणी फाउंडेशन जो है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा कि इसका ख्याल कैसे आया और ये एक्चुअली कर क्या रही है? देखिए, अडवाणी फाउंडेशन मैंने जैसे जैसे मैंने कहा था ना कि आप काम करते रहो वक्त के साथ साथ, तो आप बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ यार ऐसा काम करूं कि आम लोगों को या पिसे हुए तबके मुस्तहिक को, लोग जो हैं। हाँ, मुस्तहिक लोग, मेरी तरफ से उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे, यानी कुछ भी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे दुनिया में जितने भी सेविंग होम है, इसमें उसकी इनकम के अंदर एक परसेंटेज तय कर दी कि उस परसेंटेज के तहत मैं अडवाणी फाउंडेशन चलाऊंगा। और इसी से मैंने मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया, फ्री मेडिकल कैंप, यानी दवाएं फ्री, डॉक्टर के चेकअप फ्री, लेबोरेटरी टेस्ट फ्री, तकरीबन हर दूसरे संडे पे हम लोग लगाते हैं। और उन इलाकों में जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है, आपको मैं बताऊं कि ऐसे इलाकों में मैंने मेडिकल कैंप लगाए जहाँ फार्मेसी तक नहीं है, हॉस्पिटल तो दूर की बात है, फार्मेसी भी नहीं है। और इन फ्यूचर में आप देखना अडवाणी फाउंडेशन बहुत इस तरह के काम करेगी। अच्छा इकबाल भाई, हम वापस आते हैं दुबई की तरफ। आपको क्या लगता है जो शख्स यहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज किस तरह से ओपन है या किस तरह से वो अवेल कर सकता है अगर बिजनेस करना चाहे अपने लिए? देखिए बिजनेस करना दुबई में काफ़ी इजी भी है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और जितनी सहूलत दुबई में, यूएई में, रियली बिजनेस में जितनी फैसिलिटी दुबई में है, यूएई में, दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। जितना वेलकम बिजनेसमैन को ये मुल्क कर रहा है, कहीं भी नहीं करता। बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपकी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ का, जिसके ज़रिए बैंक में आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपको वीज़ा पॉलिसी अच्छी है। जिस मुल्क से आपको मैन पावर बुलाना है, आप बुला सकते हो। और मेन पावर ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। Exactly. तो दुबई के अंदर बिजनेस करना बहुत ईजी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेमन सीरीज पॉडकास्ट। आज हमने दावत दी है मिस्टर एंड डॉक्टर मोहम्मद इशफाक कंचवाला। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रहा। स्पेशली मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर। तो हम वहाँ से जानना चाहेंगे कि आपका मेडिकल का जो जर्नी था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब कहाँ तक पहुँच चुका है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। दिस जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई, बिकॉज टू स्टार्ट जर्नी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रीम। जब आप ड्रीम करते हैं फिर ड्रीम को आप विजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर विजन के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। मेरे फादर का ड्रीम था कि ही वांट टू बिकम अ जनरल सर्जन एंड ही वांट टू डू डबल FRCS। सो द ड्रीम वाज ऑलरेडी गिवन टू मी एंड विजन वाज गिवन थे। जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे फादर हमेशा रॉयल कॉलेजेस की भेजते थे लंदन, तो मैं वहाँ पे देखता था। फिर इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अल्लाह ताला की मदद से एंड फाइनली माशाल्लाह आई बिकेम वेल नोन कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन। ऑर्थोपेडिक क्या होता है और उसका क्या रोल होता है? ऑर्थोपेडिक फील्ड है जो कि हड्डियों की सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक के साथ आई एम बेसिकली स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। तो खिलाड़ियों को जो लिगामेंट की इंजरी होती है तो हम उसको ठीक करते हैं। प्लस क्या आता है कि हम लोग जो लोगों के दो कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें लिगामेंट की इंजरी, नी, शोल्डर, हिप, एंकल इंजरी होती है, वो इंजर्ड होते हैं। तो हमारा काम होता है, स्पेशली मी, दैट मैं उनको ट्रीट करके बैक टू द गेम्स। और दूसरी लोग होते हैं ओल्डर कैटेगरीज जिनके जॉइंट खराब हो जाते हैं, नी, हिप और एल्बो और शोल्डर्स, तो उनकी रिप्लेसमेंट करके या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके उनको बैक टू द ट्रैक लाना, ये हमारा काम है। परफेक्ट। आई थिंक जो स्पेशली जो स्पोर्ट्स के हवाले से है, आजकल भी काफ़ी इशू चल रहे हैं कि यार
टीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा वो फिट नहीं है या फिटनेस लेवल वो नहीं है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत ईजी ले रहे होते हैं, समटाइम वो इग्नोर कर देते हैं, सिम्टम्स कुछ होते हैं और उनको लगता है शायद अभी कोई एक एंगल जो है वो खराब हो गया होगा तो उस वजह से कुछ ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक हो जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। तो आपको क्या लगता है कब और कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को इस चीज़ को रियलाइज कर लेना चाहिए कि यार ये चीज़ें इतनी इजी नहीं है या इन चीज़ों का इम्पोर्टेंट लेना चाहिए? See, the principle of sports है जो 3 चीजें very important. You have to do before कोई भी sports खेलने के लिए आपको जरूरी है you need to do a warm up, and after the warm up you play the game, and in the same time before playing the game you do a few stretching. So warm up, stretching, play the game. After the playing the game you need to do a cool down. If you follow this principle you're ready for the next day, you're ready for the tournament. मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कौन सी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है? मैंने ये पढ़ा था, ये देखा था कि F1 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। There are different sports. Every sports may you have to be sharp enough to make a decision in a fraction of a second. जैसे कि आपने Formula 1 की बात की, so आपने देखा हो गाड़ियाँ सब Formula 1 की अगर आपको हो एक्सपीरियंस तो जाए almost same होती है. Exactly. It all depends on the driver. Being a sports surgeon, I drive sports car. So I drive when I drive sports car. You have to make a decision very in a fraction of a second. इसी तरह जरूरी है. अब दूसरा है डिसीजन, आप जैसे स्क्वॉश खेलते हैं, ठीक है, स्क्वॉश में आपको डिसीजन करना पड़ता है बट यू नीड अ पावर. इसी तरह टेनिस में भी यू नीड अ पावर. क्रिकेट में क्या है, यू नीड टू मेक अ डिसीजन, इट टेक्स टाइम, यानी आपको जो टाइम फ्रेम बढ़ जाता है. तो हर स्पोर्ट्स का अलग अलग डिसीजन है. अस्सलाम वालेकुम और मेमन सीरीज़ पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ. मेरा नाम है मोहम्मद कलीम और इस पॉडकास्ट सीरीज़ को आप तक लाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेविंग्स होम ने. उसके अलावा हमारे साथ शामिल हैं अलिफ इन्वेस्टमेंट्स और कंप्लायंस 360. आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है ये बड़ी मल्टी टैलेंटेड किस्म की पर्सनालिटी हैं. बहुत यंग एज में बहुत सी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं, डिफरेंट तरह के बिजनेसेस रन कर रहे हैं. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच. इंट्रोडक्शन में बताया मतीन अली मोहम्मद भाई हमारे साथ शामिल हैं. सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का. मैंने आपको बताया कि हमारा ये मेमन सीरीज़ पॉडकास्ट जिसमें हमारी कोशिश है कि हम उन पर्सनालिटीज़ को लेके आएँ जो माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, और आपकी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी और सक्सेसफुल जर्नी रही है. मैं वो जानना चाहूँगा कि वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टूडेंट लाइफ में ही सोच लिया था कि यार बिजनेस करना? यार देखो, बिजनेस तो खून में ही था. अच्छा, ठीक है, मेमन बिरादरी के बिजनेस तो खून में ही था. तो माइंडसेट वही बना हुआ था कि नहीं जॉब तो नहीं करनी. फाइनल ईयर के टाइम पे ही माइंडसेट तो बन ही गया था कि नहीं काम तो खुद का ही करना है. आपने नया एक बिजनेस स्टार्ट किया टोबैको का. पैशन था, शौक था, और यही फिर सारी जो क्वालिटीज थी ना, देखो ये उसके अंदर इम्प्लीमेंट होती थी. बेसिक शीशा भी अगर कोई पीने जाए ना तो मैंने नहीं यार इसमें कुछ नया करते. फॉर माई पर्सनल थिंग कि भाई एक फ्लेवर है ना, अब ये नहीं, इसको कुछ अलग करो, कुछ समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट इन द मार्केट. तो वो अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट्स लेके उसमें जस्ट टू स्मोक माई पर्सनल शीशा, मैं उसके अंदर भी क्रिएटिविटी करने लग गया कि भाई इससे नई नई चीज़ें कैसे बनेगी. और यही फिर उसके बाद में एज अ प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया कि यार जब मैं 2-3 फ्लेवर को लेके हम मिक्स करके कुछ नया फ्लेवर बना लेते तो हाउ इज दिस मेड, ये फ्लेवर कैसे बनता है. वो प्रोडक्ट मैंने ऐसा बनाया था कि यार इट वाज लाइक गुड इनफ टू लॉन्च इन द मार्केट. अच्छा, हाँ, कि यार आज मैंने मेरा अपना फ्लेवर बनाया. तो वहाँ से हमने फिर ये फ्लेवर को ब्रांड दिए एंड वी स्टार्टेड मार्केटिंग. एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट के अंदर, और भले ठीक है वो चीज़ छोटी थी बट सोच बड़ी थी. तो उसको ब्रांड की तरह कैसे पोर्ट्रे करना, और फिर विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रांड भी सक्सेसफुल हुआ. तो ये शीशे की शुरुआत वहाँ से हुई थी. और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम ऐसा स्टार्टेड लाइक एज अ पार्ट टाइम थिंग कि भाई इसको चलो साइड बिजनेस की तरह करेंगे. बट फिर वो फुल फ्लेज उसके अंदर डेवलप हुआ, प्रॉपर फैक्ट्रीज बन गई और प्रॉपर प्रोडक्शन यूनिट के साथ में हमने पूरा इंडिया ऐसे ऐसे कवर किया. तो फिर मार्केटिंग चेन्स एंड सेलिंग चेन्स जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, पूरी स्ट्रैटेजी बना के फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम आ गया था कि द होल इंडिया वाज कवर्ड एंड वी हैव आवर प्रोडक्ट हर जगह पे, हर शेल्फ पे मौजूद था हमारा. एक बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है तो समटाइम्स क्या होता है कि वो उस एक लिमिटेड सी जगह पे ही वो स्टक हो जाता है. तो आपको कैसे हुआ कि नहीं यार मुझे यहाँ से बाहर निकला, मुझे अपनी सिटी से बाहर निकल के मुझे मेरा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में होना चाहिए? नहीं, मैं बताया ना आपको, देखो वो माइंडसेट जो होता है ना कि भाई नहीं
चीज़ को बड़ी दिखाना है, एक सोच बड़ी होनी चाहिए। अरे छोटी सी जगह पे तुम लेके क्या क्या ग्रोथ करोगे? एंड इफ़ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, पहले तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बिजनेस का सबसे बेसिक जो है ना फंडामेंटल वो, चाहे कुछ भी हो। देखो, प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी कि भाई कोई खाने की चीज़ हो या कोई चीज़, एनीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी या है, एग्जैक्टली, business- इवन इफ इट इज सर्विस, लाइक यू नो, तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये बेस्ट है। तो इफ़ यू आर द बेस्ट देन ऑब्वियसली लाइक यू कैन ग्रो। फिर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो जब ब्रांड बना और एक बड़े ब्रांड के नाम से उसको पोर्ट्रे किया गया, तो फिर ऑब्वियसली कि भाई, और प्रोडक्ट अच्छा था, तो फिर जहाँ पे भी जाएगा द प्रोडक्ट इज नाइस, इट्स गोइंग टू गेट अप्रूव्ड, और लोग पसंद करने लगे, डिमांड और बढ़ना यस शुरू हो गई। एग्जैक्टली। तो ये इसकी शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी स्लोली, थोड़ा सा टाइम गया बट वी कॉन्कर्ड द होल इंडिया मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं MLF की तरफ, मेमन लीडरशिप फोरम, माशाल्लाह आपकी बड़ी सपोर्ट रहती है। तो अगर वो लोग या कम्युनिटी के लोग अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं, और स्पेशली आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अब हो चुका है F&B इंडस्ट्री के अंदर, तो पहले आप एक तो ये बताएं कि MLF कैसे उनको सपोर्ट कर सकता है, और ऑलरेडी क्या ऐसे इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से हैं कि जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं? कम्युनिटी सपोर्ट के लिए ऐसे है कि भाई कोई से अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान अभी स्टडीज़ करके निकले हैं या अपना एक जॉब कोई कर रहा है, और अगर किसी को अपना बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो हम उनको मोटिवेट करें, अपना बिजनेस करो। इट्स नॉट लाइक, आदमी ना यूजुअली डरता है। देखो, हालात जो है ना वो सबके अपने अपने तरफ है, लोग अपनी ऐसे ही। खुद जानते हैं, बट एक वो फियर फैक्टर जो है ना कि नहीं, मैं जब मेरा अपना बिजनेस करूंगा तो क्या होगा, वो अपने आप को खुद को चेक करना है। नोबडी कैन जज एनीबडी कि भाई बंदे के अंदर इंटरनली कितनी ताकत है, वो माइंडसेट को लेके और हर चीज़ को लेके ना, कि भाई मैं, इफ़ यू नो यू कैन डू इट देन यू विल डू इट। ये चीज़ है।